हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। कहने का मतलब SN1 क्रियाविधि। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में SN2 की पूरी क्रियाविधि, नाभिक स्नेही के बारे में विस्तार से और ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड के बारे में, कहने का मतलब ध्रुवण घूर्णकता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो बच्चों, आज का लेक्चर समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो देखो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहां पर एकाणुक का मतलब है आणविकता से, आणविकता या फिर कोटि से। ठीक है बच्चों, वैसे इन दोनों में डिफरेंस बहुत होता है, लेकिन वो हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। यहां पर तो आपको इन दोनों को एक ही मानना है। ठीक है। अब बच्चों, एकाणु का मतलब एक अणु, आणविकता का मतलब है कि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो एकाणु का मतलब एक है ना, तो आणविकता या फिर कोटि कितनी हो गई? एक। ठीक है। नाभिक स्नेही का मतलब जो नाभिक से स्नेह करता हो। नाभिक पर कैसा आवेश होता है? प्लस। अब प्लस से स्नेह कौन करेगा? माइनस। और माइनस का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर तो माइनस होता है। आगे बात समझ में। तो नाभिक स्नेही का मतलब जो नाभिक से स्नेह करता हो, नाभिक का मतलब प्लस, और प्लस से स्नेह करेगा माइनस, और माइनस का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज को हम नाभिक स्नेही बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब कि कोई एक जुड़ेगा और दूसरा निकलेगा, मतलब नाभिक स्नेही जुड़ेगा और नाभिक स्नेही ही बाहर निकलेगा। इसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो प्रतिस्थापन और एक योगज। प्रतिस्थापन का मतलब एक जुड़ता है, दूसरा निकलता है। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर प्लस वाला जुड़ेगा ना तो प्लस वाला ही बाहर निकलेगा। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन से नहीं बाहर निकलेगा, और नाभिक से नहीं जुड़ेगा तो नाभिक से नहीं ही बाहर निकलेगा। और एक बच्चों अभिक्रिया होती है योगज। योगज का मतलब केवल कोई समूह है जुड़ता है, कोई बाहर नहीं निकलता। तो जो योगज अभिक्रिया होती है वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पर होती है, जबकि प्रतिस्थापन हमेशा सिंगल बॉन्ड पर होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई एक जुड़ेगा ना तो दूसरे को बाहर निकलना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकल बंध पर होती है, जबकि योगज अभिक्रिया द्विबंध या फिर त्रिबंध पर होती है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप समझ गए एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का। ठीक है। यही इंट्रोडक्शन, इन्हीं के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ा है। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो नाभिक स्नेही होता है ना, वो दुर्बल होता है। हमने SN2 में क्या देखा था कि हैलोजन के साथ ही नाभिक स्नेही कार्बन पर पीछे से आक्रमण कर देता है। मतलब हैलोजन क्या होता है, देखो हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। कहने का मतलब हैलोजन पावरफुल होता है, फिर भी नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण कर देता है। ठीक है। तो उसका नाभिक स्नेही मतलब SN2 क्रियाविधि का नाभिक स्नेही प्रबल होता है, इसलिए वो आक्रमण कर देता है। लेकिन यहां पर हमारा नाभिक स्नेही क्या है? दुर्बल है। नाभिक स्नेही क्या है? दुर्बल है। अब देखो, अगर हैलोजन के साथ वो आक्रमण करेगा ना तो उसे हैलोजन से लड़ना पड़ेगा, और यह क्या है? दुर्बल है। इसका मतलब यह लड़ नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों ये बात याद रखो कि SN1 में जो नाभिक स्नेही होता है वो दुर्बल होता है, इसलिए वो हैलोजन के निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड से हैलोजन बाहर निकल जाएगा ना, तब नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। कहने का मतलब यह है क्रियाविधि दो पदों में होगी। SN2 एक पद में होती है, यह क्रियाविधि दो पदों में होगी। एक पद में नाभिक स्नेही मतलब हैलोजन बाहर निकलेगा, और दूसरे पद में नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। समझ गए कि क्यों SN1 दो पदों में होती है। और इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, SN1 लिखा हुआ है लेकिन कितने पदों में होगी? दो में। और SN2 में 2 लिखा हुआ है लेकिन कितने पदों में होगी? एक पद में होगी।
आ गई बात समझ में। तो देखो क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। तो क्रियाविधि स्टार्ट करने के लिए हमें एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, और एल्किल हैलाइड लेते हैं हम ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड लेते हैं। वैसे आप ध्रुवण अघूर्णक भी ले सकते हो, लेकिन हमने ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड लिया है ताकि आपको ध्रुवण घूर्णकता भी बताई जा सके। तो बच्चों मैंने पूरी ध्रुवण घूर्णकता लास्ट लेक्चर में बता दी है, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं? जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक बोलते हैं, और उनके इस गुणधर्म को ध्रुवण घूर्णकता बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब जिस प्रकाश का तल एक ही हो, ठीक है ना, जिस प्रकाश का तल एक ही हो। देखो किसी भी स्रोत से निकला हुआ प्रकाश वो सभी दिशाओं में समान रूप से जाता है ना, ठीक है। अगर आप इसको निकोल प्रिज्म से निकालोगे ना, निकोल प्रिज्म के जो कोण है वो इस प्रकार से सेट होते हैं कि वह निकोल प्रिज्म जो है वो इस प्रकाश को एक तरफ ही कर देता है। अब ये एक ही तरफ जाएगा, सभी दिशाओं में नहीं जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? कहने का मतलब जो चारों दिशाओं में लाइट जा रही थी, निकोल प्रिज्म उसको एक में ही कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रकाश के तल को एक कर देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जो यौगिक इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा ना, उसे हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और जो यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाएगा, उसे हम बोलेंगे एल, या फिर माइनस इसको डी, या फिर प्लस। एल का मतलब है लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक। और जो यौगिक इसको किधर भी घुमाओ, जो घुमाएगा ना, उसको हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक बोलते हैं। अब देखो आगे, अगर वो ऐसे घुमा रहा है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अगर वो इसको ऐसे घुमा रहा है, इस टाइप से प्रकाश को, तो उसको हम बोलेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब देखो कौन सा यौगिक, कौन सा कार्बनिक यौगिक ध्रुवण घूर्णक होता है, वो देखो। वह यौगिक ध्रुवण घूर्णक होता है जिसमें कायरल कार्बन हो। क्या हो? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन का मतलब जिसमें चारों समूह है अलग अलग हो। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब 4 परमाणु या 4 समूह जुड़ेंगे कार्बन से, तो वो चारों अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखो एक बार मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया है ताकि एकदम से पूरा आपके क्लियर हो सके। जैसे मान लो ये अपना कार्बन है, इससे 4 अलग अलग, एक तो आप हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, और एक आप जोड़ दो कोई एल्किल समूह, एक कोई दूसरा एल्किल समूह जोड़ दो, ये दोनों अलग अलग हैं, और एक हैलोजन हो गई। तो बच्चों इस कार्बन से चारों जो जुड़े हुए हैं ना, वो चारों अलग अलग है। ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये एल्किल समूह है, और ये कोई दूसरा एल्किल समूह है, तो चारों अलग अलग है। तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब बच्चों देखो इसको लिखेंगे कैसे। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो ना, तो वो sp3 संकरित होता है, और sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्क फलकीय। कैसी होती है? चतुष्क फलकीय। और चतुष्फलक की ज्यामिति का मतलब कोण तो होता है 109 डिग्री का, और इसमें जो 2 समूह होते हैं ना, वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक समूह है तल के पीछे और एक समूह है तल के आगे, और 2 एक ही तल में। तो इसको अब देखो ढंग से बनाते हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपनी SN1 क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, तो एल्किल हैलाइड को हमें चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित करना है। तो चतुष्फलक का मतलब 2 समूह है एक ही तल में, एक समूह है तल के पीछे और एक समूह है तल के आगे। तो ये कार्बन और ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन। तो बच्चों हैलोजन और हाइड्रोजन एक ही तल में है, मतलब इस बोर्ड के तल में है। अब एक एल्किल समूह है पीछे है, तो पीछे वाले को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, ये है पीछे, और आगे वाले को हम, एक आगे होगा तो उसको हम डार्क लाइन से दिखाते हैं।
तो ये आर डैश है आगे। ठीक है बच्चों, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये हैलोजन बाहर निकलेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के, यानी कि X माइनस बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा तो कार्बन पर प्लस आएगा ना। अब देखो कार्बन से सिर्फ 3 ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, ये एल्किल समूह और ये दूसरा एल्किल समूह है। तो कार्बन की संकरण की अवस्था यहां पर sp2 हो गई, ठीक है ना। हैलोजन बाहर निकलते ही संकरण कैसा हो गया, sp2, ठीक है। और sp2 का मतलब ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय, यानी कि ये अब देखो एक अच्छी सी जगह व्यवस्थित होंगी। आप ऐसा समझो ना कि इनको पीछे किसने धकेल रखा है, इस हैलोजन ने। जब ये हैलोजन निकल जाएगा, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व हैलोजन का ज्यादा होता है, तो यह क्या करेगा, इन बंदों को प्रतिकर्षित करेगा ना। तो मान लो ये पीछे है, जब ये निकल जाएगा तो ये अच्छी सी जगह सेट होंगे ना, और वो अच्छी सी जगह ये है, ये हाइड्रोजन, ये आर और ये आर डैश, तो एक ही तल में हो गए तीनों। और कार्बन पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसमें क्या बना है, कारबधनायन। क्या बना है बच्चों, कारबधनायन। और यह बना है मध्यवर्ती के रूप में। किसके रूप में, मध्यवर्ती, कारबधनायन मध्यवर्ती के रूप में बनाया। तो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखो स्टेप सेकंड। तो बच्चों देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा, जैसे ही हैलोजन निकल जाएगा बाहर तो नाभिक स्नेही आएगा आक्रमण करने के लिए। पहले तो इसलिए नहीं आ रहा था कि उसको हैलोजन का डर लग रहा था, वो दुर्बल था। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, ये हाइड्रोजन, ये एल्किल समूह है और ये अपना दूसरा एल्किल समूह है, और इस कार्बन पर प्लस। अब देखो आपका जो नाभिक स्नेही है, ध्यान से समझना इस बात को, ऐसे आक्रमण कर सकता है। आपका जो नाभिक स्नेही है वो ऐसे भी आक्रमण कर सकता है, कर सकता है। तो दोनों तरफ से बराबर चांस है ना, ठीक है। ऐसे आक्रमण करने के भी 50% चांस है और ऐसे आक्रमण करने के भी 50% चांस है, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना कि सर ऐसे आक्रमण करने के भी तो चांस है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो ये कैसे है। ये मान लो कार्बन, ध्यान देना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक आर इस साइड है और एक आर आपकी तरफ है, ठीक है। अब देखो एक नाभिक से नहीं इधर से आक्रमण कर रहा है, एक इधर से, तो ये तो दो साइड बनी ना, नीचे से नहीं आएगा। मतलब ये जो तीनों है ना वो एक ही तल में है। तो मान लो ये तीनों ऐसे है, ऐसे तीनों लगे हुए हैं कि हाइड्रोजन ऊपर है, एक एल्किल समूह ऐसे है और एक एल्किल समूह ऐसे है। तो फिर कंडीशन तो यही बनी कि या तो नाभिक से नहीं इधर से आए या फिर इधर से आए। आ गई बात समझ में। तो अब देखो दोनों तरफ से आक्रमण करने के चांस 50-50% है, तो दोनों उत्पाद 50-50 बनेंगे। अब मान लो अगर इधर से आक्रमण नाभिक से नहीं करेगा तो इस कार्बन से इस साइड जुड़ेगा ना, तो इनको क्या कर देगा, पीछे की ओर कर देगा। तो ऐसे कर देगा, देखो ये H, ये एल्किल समूह है और ये कोई दूसरा एल्किल समूह है, ठीक है। अब मान लो ये इधर से आक्रमण कर रहा है, इधर से आक्रमण कर रहा है, तो इस साइड जुड़ेगा ना नाभिक से नहीं, तो इनको क्या कर देगा, इन तीनों को क्या कर देगा, इस साइड कर देगा, यानी कि इसका उल्टा कर देगा। तो H, ये R और ये R डैश, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरी स्टेप, तो यहां पर SN1 क्रियाविधि पूरी हो जाती है। तो इसमें एक, वैसे तो इसकी सारी बातें लिखेंगे हम अलग से, एक बात समझो। तो देखो यहां पर ये विन्यास और ये विन्यास, देखो इस कार्बन का विन्यास और इस कार्बन का विन्यास दोनों सेम है ना। वैसे ये देख लो, ये भी कितना बनेगा 50% और ये भी कितना बनेगा 50%, क्योंकि बराबर चांस है। अब देखो इस कार्बन का विन्यास और इस कार्बन का विन्यास सेम है कि इसमें नाभिक नहीं और इधर हैलोजन, इधर हाइड्रोजन, एल्किल समूह, दूसरा एल्किल समूह, तो सेम टू सेम है। अगर सेम विन्यास मिलता है ना तो उसे हम बोलते हैं धारण। क्या बोलते हैं, विन्यास का धारण, विन्यास का धारण। इसमें देखो, इसमें हैलोजन इधर, नाभिक नहीं इधर, इसमें तीनों समूह इधर, इसमें तीनों समूह है इधर, तो इसमें विन्यास उल्टा हो गया ना, यानी कि विन्यास, इसे बोलते हैं विन्यास का
प्रतीपन, क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतीपन। आ गई बात समझ में। अब बच्चों ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। अगर एक प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाएगा ना, अगर एक प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाएगा तो दूसरा प्रकाश को क्या घुमाएगा, वामावर्त घुमाएगा, और दोनों 50-50% बनने हैं। अगर डी और एल दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक अगर दोनों 50-50% बने हो ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेसेमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिश्रण। इन दोनों के मतलब अगर डी और एल दोनों 50-50 बने हैं तो उसको हम रेसेमिक मिश्रण बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेसेमीकरण। क्या बोलते हैं, रेसेमीकरण। तो SN1 क्रियाविधि किसके साथ कंप्लीट होती है, रेसेमीकरण के साथ। बच्चों आ गई क्या बात समझ में। अब इसके कुछ एक पॉइंट्स है तो वो लिख लेते हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए। तो देखो इसके पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यह कितने पदों में होती है, तो यह 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, जैसे SN2 में संक्रमण अवस्था बनी थी, इसमें क्या बनता है, कार्बोदनाइन। इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोदनाइन बनता है। ठीक है। इसमें नाभिक स्नेही कैसा होता है, दुर्बल। इसमें नाभिक स्नेही दुर्बल होता है। ठीक है बच्चों। और इसमें देखो विलायक की बात नहीं की हमने, तो जैसे SN2 में हम कैसा विलायक लेते हैं, एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक लेते हैं ना, इसमें हम क्या लेते हैं, प्रोटिक ध्रुवीय विलायक उपयोग में लेते हैं। तो प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन दे, उसमें हमने एसीटोन लिया था कि एसीटोन ध्रुवीय तो होता है लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देता है। इसमें देखो प्रोटॉन देने वाला होना चाहिए और ध्रुवीय भी होना चाहिए। तो वाटर ले लेते हैं ना, H2O, देख लो H2O टूटता है H+ और OH- में, इसका मतलब H+ देता है और ध्रुवीय तो है ही है। ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा है तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो माइनस, और इन पर क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस माइनस बनने का मतलब ध्रुवीय हो गया। आ गई बात समझ में। और देखो इसकी रासायनिक बलगति की बात करते हैं। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट स्टेप में आया है एल्किल हैलाइड, देखो अभिक्रिया का वेग ना वो प्रथम पद ही बताता है। ठीक है। उसके बाद से अभिक्रिया कैसी भी हो रही हो, तो बच्चों ध्यान रखना वेग निर्धारक पद जो होता है वो प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। और प्रथम पद में आपने देखा केवल एल्किल हैलाइड होता है, नाभिक स्नेही नहीं होता। SN2 में देखो अभिक्रिया का वेग है वो नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों पर निर्भर करता है ना, क्योंकि वह क्रियाविधि तो एक पद में होती है, उसमें नाभिक स्नेही भी प्रथम पद में आता है और एल्किल हैलाइड भी आता है, क्योंकि वो तो एक पद में होती है। यह क्रियाविधि 2 पदों में होती है और वेग बताने वाला पद प्रथम पद होता है, और प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड होता है, नाभिक स्नेही तो द्वितीय पद में आता है। यानी कि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें अभिक्रिया का वेग, इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड, RX का मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। बच्चों आ गई बात समझ में। तो केवल एक पर ही निर्भर करता है तो इसकी कोटि क्या हुई, 1। अगर दोनों पर निर्भर करे तो कोटि 2। यह प्रथम कोटि बल गति की है, बल गति की है। तो इसके लिए वेग लिखोगे तो वेग बराबर K और RX
केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, और जो क्रियाकारक की सांद्रता की घात होती है ना, उसे ही हम कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कोटि 1 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बच्चों इसमें देखो, अगर हम क्रम लिखिए तो क्रम दो प्रकार से हम दे सकते हैं। चलो वो रे समीकरण वाली बात और लिख लेते हैं। तो यह क्रियाविधि रेसमीकरण के साथ संपन्न होती है। इसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, मतलब डी रूप है ना, वह 50% वाम ध्रुवण घूर्णक बनता है। अब देखो क्रम लिखेंगे, तो क्रम में अगर हम पहले हाइड्रोकार्बन को तो समान ले ले और हैलोजनों को अलग अलग ले ले, यानी कि हाइड्रोकार्बन समान व हैलोजन भिन्न भिन्न, तो तब क्रम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये आयोडाइड ले लिया मैंने, ये एल्किल ब्रोमाइड ले लिया, ये एल्किल क्लोराइड ले लिया, और ये एल्किल फ्लोराइड ले लिया। तो बच्चों इसकी प्रथम पद में क्या होता है, इसके प्रथम पद में हैलोजन बाहर निकलता है, यानी कि जितनी जल्दी हैलोजन बाहर निकलेगा ना, उतनी ही जल्दी ये अभिक्रिया होगी। तो हैलोजन कौन सा बाहर निकल सकता है जिसका बंध जल्दी टूटे? तो हैलोजनों में कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अवशिष्ट समूह होता है, बाहर निकलने वाला होता है? तो आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के परमाणु का आकार बड़ा है, इसलिए आयोडीन की बंध लंबाई बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो बंध जल्दी टूटेगा, इसलिए आयोडीन जल्दी बाहर निकलेगा। तो बच्चों एल्किल आयोडाइड देगा ये रिएक्शन भी, तो इसमें तो सेम है। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन अलग अलग हो, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है कि हैलोजन तो क्या हो, हैलोजन तो हो समान व हाइड्रोकार्बन भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा बच्चों? देखो, तो मान लो एक तो हमारे पास है मेथिल क्लोराइड, अब इसको ध्यान से समझना है ना। एक है हमारे पास एथिल क्लोराइड, तो ये तो अपना 0 डिग्री हो गया, ये प्राथमिक हेलोएल्केन हो गया ना 1 डिग्री, और ये हो गया अपने पास द्वितीयक हेलोएल्केन 2 डिग्री हो गया ना बच्चों, और ये हमारे पास है तृतीयक हेलोएल्केन, 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक ना, ये हमारे पास है तृतीयक हेलोएल्केन। तो इनमें से कौन जल्दी SN1 देगा? तो SN2 में तो आपको पता है कि ये देता है, क्योंकि उसमें हम त्रिविम बाधा देखते हैं। अब इसमें क्या बनता है? प्रथम पद में कारब्धनायन बनता है, और बच्चों कारब्धनायन जो जितना ज्यादा स्थायी होगा, अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो स्थायी होता है ना वो ही बनता है, अस्थायी तो बनता ही नहीं है। अगर जो बनता ही नहीं है तो अभिक्रिया कहां से करेगा? ठीक है ना। तो अपनी केमिस्ट्री में जो स्थायी होगा वो अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि स्थायी होगा वो ही अभिक्रिया के दौरान बनेगा। तो स्थायी देख लेते हैं। तो बच्चों यहां से देखो, आपको पता है कि हैलोजन प्रथम पद में बाहर निकलता है, तो इससे ये कार्बोनायन बना, इससे ये कार्बोनायन बना, इससे ये कार्बोनायन बना, और इससे ये कार्बोनायन बना। तो तृतीयक कार्बन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। आप प्रेरणिक प्रभाव देख लो, तो देखो ये आपका तृतीयक कार्बोनायन है। ठीक है बच्चों, अपनी केमिस्ट्री में उदासीन स्पीशीज स्थायी होती है, और एल्किल समूह है +I प्रभाव दिखाते हैं। ये आप 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। +I प्रभाव का मतलब एल्किल समूह है इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस को बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस को कम करता है। तो इस प्लस को कम करने के लिए
तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि यहां पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस को कम करने के लिए, और यहां पर तो किधर से ही नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों सबसे कम प्लस कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, इसका होगा, क्योंकि इसमें तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, और केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आवेश होता है ना उतना ही कम स्थायी, जितना कम आवेश उतना ही ज्यादा स्थायी। तो सबसे कम प्लस किस पर होगा? इस पर होगा ना। इसका मतलब तृतीयक कार्बन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब ये जो SN1 है वो कौन जल्दी देगा? तृतीयक, जबकि SN2 ये देता है। तो बच्चों अंतर समझ गए ना? तो ये लो ऑर्डर लिख दो अब इनका। तो Cl लगा दो पहले तो आप, है ना, हैलोजन लगा दो, तो सबसे ज्यादा ये देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो क्रम है ना ये बढ़ता हुआ क्रम है कि सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इसे हम बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। जबकि ऊपर वाला जो क्रम है ना वो घटता हुआ क्रम है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घटते हुए क्रम का मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, कि घट रहा है, और बढ़ता हुआ क्रम का मतलब सबसे कम, उससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो बच्चों आ गई क्या बात समझ में? तो यहां पर अपनी SN1 क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।